गुड इवनिंग एवरीवन। मैं समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और पिछले 11 साल से हैं। और उनके अब तीसरा टर्म चल रहा है। तीसरे टर्म का अब सेकंड ईयर आने वाला है। इन हिज पॉलिटिकल करियर ये इनका 24वां साल है। वो 2001 अक्टूबर 7 आई थिंक 2001 को इलेक्ट हुए थे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो ये जो उनकी जर्नी है, इसमें मेरे हिसाब से ये साल और ये 90 दिन आगे या 12 महीने, however you look at it, are going to be the most important period of his tenure, also his life। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूं आपको। पहली बात, नरेंद्र मोदी का ये जो टर्म है, दिस हैज नाउ कोइंसाइडेड विद डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी फरवरी में मिले और इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ। उनकी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको दो तो हिंदू ही हैं, एंड देर आर मैनी अदर रीजंस फॉर अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस स्ट्रेटेजिक लेवल पे। तो जो प्रेशर था अमेरिका का इंडिया के ऊपर, वो काफी हद तक स्ट्रेटेजिकली कम हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इवन इफ वो 2 अप्रैल को नहीं लगाते हैं, वो डेफिनेटली वो डायरेक्शन ले लिया है जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। इवन इफ द टैरिफ्स आर नॉट पुट, इवन देन जिस इंडस्ट्री जिन सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, वहां पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज एंटिसिपेट करेंगी, वो कैपेसिटी बढ़ाएंगी, वो कॉस्ट कटिंग करेंगी। तो दे विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स। दूसरी बात, इंडिया की ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की, वो नीचे आ रही है। और उसका वन ऑफ द मेन रीजंस, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर रीजंस, इज कि जब इलेक्शन हो रहे थे इंडिया के लास्ट ईयर अप्रैल में जून 2024 में, तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बंद कर दी थी, पूरे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने। और वो क्वार्टर में हमारा ग्रोथ बहुत कम रहा। एंड नॉर्मली हमारा ग्रोथ सारा फर्स्ट क्वार्टर में आता है, जो कि अप्रैल टू जून होता है। और जैसे ही वो स्लो डाउन हुआ, तो उसकी रिकवरी होने में टाइम लगेगा। उसके ऊपर से स्टॉक मार्केट से, उसी की वजह से और एंड सम अदर रीजंस, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींचा और वो अब सारे जा रहे हैं चाइना। अब ये जब मूवमेंट होता है इतना बड़ा, 25-30 बिलियन डॉलर्स निकाले गए हैं, मतलब कि करीब 2.5 लाख करोड़। तो ये जब पैसा चाइना जा रहा है, तो ये एकदम से वापस नहीं लौटता है। इसे लौटने के लिए टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने और लगे। इट डजंट मीन कि बीच बीच में 15 दिन के लिए मार्केट ऊपर नहीं होगा या इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टिल एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ये थोड़ा सा झटका है। और ये इकोनॉमिक झटका ट्रम्प की वजह से, जो कि टैरिफ वॉर हो रहा है, एक करेंसी वॉर चल रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रेशर है। तो पहला रीजन तो इकोनॉमिक हो गया। दूसरा रीजन है कि बीजेपी का नया एक प्रेसिडेंट आने वाला है। आपको पता है कि जेपी नड्डा जी बीजेपी के प्रेसिडेंट है ऑलमोस्ट 6 साल से, जबकि टर्म एक उन्हें इंटरिम बने थे वो। उसके बाद उनको फुल टेन्योर दिया गया और फिर एक्सटेंड करा गया 2023 में फॉर इलेक्शंस। और इलेक्शंस के बाद 3 और स्टेट इलेक्शंस आने थे, इसलिए उनका एक्सटेंड होता रहा और अब उनको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ही इज ऑल्सो द कैबिनेट मंत्री। लेकिन उनके प्रति कोई ऐसी धारणा नहीं है कि उनको कोई भी रखना चाहता है। आई विल नॉट गो इनटू द रीजंस, यू ऑल नो। तो नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि उनकी जगह पे, जेपी नड्डा की जगह पे, कोई ऐसा पॉलिटिशियन या लीडर आए जो उनसे, उनके थॉट प्रोसेस से, उनके थिंकिंग से, उनकी पॉलिसी से अलाइंड हो। लेकिन क्योंकि बीजेपी सिर्फ 240 लेकर आई लोकसभा में और उसके बाद 3 इलेक्शन जीते
बैक टू बैक विद द हेल्प ऑफ आरएसएस, तो आरएसएस का अप्रूवल चाहिए होगा। और क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए होगा, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी को वो बंदा या वो इंसान ना मिल सके जो वो चाहते हैं। और उसका उनकी पॉलिसीज पे, उनके काम करने के तरीके पे, उनके आउटलुक पे बिल्कुल पड़ सकता है। ही कुड फील प्रेशर्ड बिकॉज उन्हें जो फ्री हैंड मिलना चाहिए, आई मीन ही उनकी ये धारणा बिल्कुल हो सकती है, देखो मैंने 3 इलेक्शन आपको जिताए हैं, या चलो ढाई तो जिताए ही हैं, एंड ऑनेस्टली बस 30-35 सीट से पीछे रह गए, नहीं तो थर्ड टाइम फुल मेजोरिटी लेकर आते। और क्या आप मेरे को मेरे चॉइस का प्रेसिडेंट भी नहीं दे सकते, वो ये सोच सकते हैं। बट जो बाहर बैठे हैं उन्हें भी पता है कि क्या क्या इश्यूज रहे बीजेपी के, जिसकी वजह से वो 240 पे रुके। तो ये जो टसल है आरएसएस एंड बीजेपी का, दिस विल आल्सो बी अ मेजर चैलेंज फॉर नरेंद्र मोदी। एंड इवन इफ ही विंस, सपोजिंग उनका कोई चॉइस है, सपोजिंग जस्ट फॉर एन आर्ग्यूमेंट से सेक एमएल खट्टर जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, अगर उन्हें वो लाना चाहते हैं और आरएसएस एग्री कर देती है, एंड देन बिहार इलेक्शन आता है बट बीजेपी हार जाती है, तो अगेन द क्वेश्चन विल अगेन कम टू मोदी। बिकॉज खट्टर, इवन दो ही इज अ चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, बट उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर तोड़ा जाए। और ना वो इतने कंट्रोवर्शियल या फिर इतने ऐसे हैं जैसे जेपी नड्डा हैं, जिनके ऊपर काफी ब्लेम आप डाल सकते थे फॉर द डिबैकल्स, क्योंकि वो एमएल खट्टर इज अ वर्कर ऑन द ग्राउंड, सो ही इज नॉट लाइकली टू मेक दोज मिस्टेक्स। तो दूसरा रीजन हो गया बीजेपी प्रेसिडेंटशिप। तीसरा रीजन ये है कि बहुत सारे लॉज हैं जो हमारे पार्लियामेंट में अटके हुए हैं। वक्फ बोर्ड का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन है। तो ऐसे करके कई लॉज हैं। अब इमिग्रेशन बिल की भी बात हो रही है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये 4-5 बिल्स हैं जो कि पार्लियामेंट को पास कराने पड़ेंगे, अदरवाइज पीपल विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई आपके 3 टर्म हो गए बट आप ये काम नहीं कर पाए। एंड ऑल ऑफ दीज बिल्स हैव बीन इन द मेकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलमोस्ट 5 साल से ये बातें हो रही हैं। यूसीसी तो 50 साल से हो रही हैं। वक्फ वक्फ बोर्ड का बिल अभी आया है, चलो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसके लिए, वन वंडर्स की क्या वो उसको पास कर पाएंगे। और ये प्रेशर होगा और उनके ऊपर कि वो पास कर पाएं, प्रोटेस्ट कंट्रोल कर पाएं, और जुडिशरी से इनको पास करा पाएं। तो तीन तीन उन्हें लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी पड़ेंगी, या फिर अग्नि परीक्षा क्रॉस करनी पड़ेगी। तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि पार्लियामेंट से व्हेन ही डज नॉट हैव अ मेजॉरिटी, एंड उनके पास जो सपोर्ट है वो जेडीयू जैसे पार्टीज का है जिनको मुसलमान वोट करते हैं। तो हाउ विल दे गेट सपोर्ट फ्रॉम जेडीयू when Bihar elections is in 6 months' time for a bill which at least जो मुस्लिम लीडर्स या ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि भी इससे तो मुसलमानों का नुकसान होगा। तो ये बड़ा मूट पॉइंट हो गया। तो पार्लियामेंट में भी एक डेक्सटेरिटी दिखानी पड़ेगी हाउ टू गेट थ्रू इट। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है सेंसस और इलेक्शन कमीशन के चेंजेस, इलेक्शन में चेंजेस, और जो एक लैंग्वेज को लेके चैलेंज आ रहा है साउथ इंडिया से बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशन। तो सेंसस, इलेक्शन कमीशन एंड डिलिमिटेशन, ये तीनों लिंक हो गए। बिकॉज ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये पावर शेयरिंग, इलेक्शन कैसे होगा, और जनता की जो जनगणना है उसका करना बहुत जरूरी है फॉर इकोनॉमिक रीजंस, फॉर रिसर्च रीजंस, टू शो कि ये आप एक सेंसस तो कर ही सकती है ना एक गवर्नमेंट। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते विद अ फुल मेजोरिटी ओवर 10 years एंड अ फुल मेजोरिटी फॉर एनडीए इन योर 11th-12th ईयर, तो ये फिर बाय द टाइम 2026 मार्च कम्स, अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँगा और ये सारी चीजों में अगर प्रोग्रेस नहीं होती है, तो लॉट ऑफ वेरी हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग नरेंद्र मोदी डायरेक्टली। दे ऑलरेडी डू दैट। और इसीलिए
24 के मई जून इलेक्शंस में बीजेपी अंडर परफॉर्म्ड। उसके बहुत सारे रीजन हैं, बट दे अंडर परफॉर्म्ड, मतलब कि वो घर से ही नहीं निकले। सो इमेजिन, उसके अलावा एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है आपकी, वेस्टर्न बॉर्डर की, नॉर्दर्न बॉर्डर की, इंटरनल सिक्योरिटी विद मणिपुर, व्हाट हैपेंड इन नागपुर, व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। तो ये सारे के सारे आप अगर इश्यूज को इंटरमिंगल करें, अगर इनको आप स्टडी करें, तो आपका एक ही कंक्लूजन होगा कि ये साल नरेंद्र मोदी के लिए अपने पूरे पिछले 24 साल के करियर में वन ऑफ द टफेस्ट ईयर्स होगा, बिकॉज उनकी लेगेसी यहीं पे डिसाइड होएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो सेंसस नहीं कराते हैं या करा पाते हैं, तो विल द हिस्ट्री जज हिम फॉर फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू अ सेंसस? सच अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर डिलिमिटेशन टाइम पे नहीं होता है या अच्छा नहीं होता है, या उसकी वजह से कुछ और इंसर्जेंसी हो जाती है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कोई और सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं, उसको कैसे जज करेगी हिस्ट्री? और वो अपने आप को कैसे जज करेंगे? आरएसएस कैसे जज करेगी? बीजेपी कैसे जज करेगी? ग्लोबल कम्युनिटी कैसे जज करेगी? तो ये, अगर आप इनमें से कोई भी इशू उठा लें, चाहे बीजेपी प्रेसिडेंटशिप का हो, चाहे लॉज का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे टैरिफ्स का हो, इनमें से कोई ऐसा इशू नहीं है जिसपे मोदी कैन अफोर्ड टू फेल, बिकॉज इवन इफ ही फेल्स ऑन वन ऑफ दोज एरियाज, द पब्लिक विल रियली रियली लूज पेशेंस। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि पेशेंस लूज क्यों होगा व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट गोइंग फाइन। एज आई सेड, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। यस, आप 6-7% ग्रोथ कर रहे हो, उसको डिबेट करा जा सकता है वो कहाँ से आ रहा है, कितना किसको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, बट द फैक्ट इज कि आपका जो एक्सपेक्टेशन सेट हुआ है और जिस रेट पे आप ग्रो कर रहे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो, डीकॉलोनाइजेशन हो, वो सब एक्सपेक्टेशन के नीचे चल रहा है आपका। और उसका रीजन क्या है? आपको जियोपॉलिटिकली रोका जा रहा है, आपको पॉलिटिकली रोका जा रहा है, आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में रोका जा रहा है, और उसके उसके बीच में क्या है? आपकी अपनी भी पॉलिटिक्स है। आपके कुछ पसंदीदा लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, अब वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, नहीं देते हैं, तो देर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट। एंड आई एम जस्ट सेंसिंग कि ये जो सारे इश्यूज मैंने बताए, अगर ये सारे एक साथ आप देखेंगे, तो ये साल, आई विल से, यहाँ से लेके 15 अगस्त तक का टाइम बहुत ही पिवटल है, बिकॉज इसमें आपको टैरिफ्स का पता लग जाएगा, सेंसस का कुछ आइडिया लगेगा, डिलिमिटेशन का लगेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का पता लग जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में, आपको बीजेपी प्रेसिडेंट कौन है और वो कैसा काम कर रहा है, क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पता लग जाएगा। बिहार इलेक्शन के लिए बीजेपी कैसा प्लेस्ड है, वो पता लग जाएगा। अ, एक साल खत्म हो जाएगा गवर्नमेंट का थर्ड टर्म में, तो एक फटीग सेट इन हो जाता है, और उसका एक रिपरकशन आ सकता है, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, तो वो भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज ट्रेंड्स आर नाउ स्टार्टिंग टू कन्वर्ज। और मेरे को लगा कि ये मैं आपसे बात करूं, आपके व्यूज जानूं, एम आई जंपिंग द गन, एम आई मेकिंग टू मच ऑफ इट राइट नाउ, और व्हाट आर योर व्यूज? आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।